नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में एसआईआर पर तेज हुए बवाल की, असम के सीएम शर्मा पर राहुल गांधी के तीखे वार की, देखेंगे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्यों लिखी चिट्ठी, बालासोर घटना के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को, जानेंगे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्ष की क्या है तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी की बीजेपी को चुनौती, कहा 2026 में बंगाल पर टीएमसी, अगले चुनाव में इंडिया गठबंधन का दिल्ली पर होगा कब्जा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोले जाति जनगणना के लिए देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को परेशान करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, ईडी ने वकीलों को भेजा था समन। शेयर बाजार में तेजी, 63 अंकों की तेजी के साथ 82,634 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 16 अंकों की तेजी के साथ 25,212 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी है। एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि 90% गणना प्रपत्र जमा भी हो गए, तो दूसरी तरफ जमीन पर स्थिति उल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो गणना प्रपत्र बांटने का ही काम पूरा नहीं हो पाया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बावजूद अभी तक चुनाव आयोग ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया, जिसे लेकर चुनाव आयोग सवालों में आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग के दावे और जमीनी हकीकत अलग अलग दिखाई दे रही है। एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि 90% से ज्यादा गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं, तो हकीकत में ये भी सामने आ रहा है कि अभी तक गणना प्रपत्र बांटने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। बीएलओ की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि कई बीएलओ सभी के घर नहीं जा रहे हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं और जरूरी दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं। कई जगहों पर केवल अंगूठा लगवाकर सत्यापन किया जा रहा है और मोबाइल पर दस्तावेज देखकर भी सत्यापन हो रहा है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि करीब 3% लोगों के नाम कटना तय है। विपक्ष को डर इस बात का है कि ये संख्या 5% के पार भी जा सकती है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। अगर 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो लगभग 7,90,000 मतदाताओं के नाम कटेंगे। इन्हें 243 विधानसभा क्षेत्रों से विभाजित करते हैं तो प्रति विधानसभा 3,251 मतदाताओं का नाम कटेगा, जबकि इनका इरादा इससे भी अधिक यानी 4-5% का है। 2020 के चुनाव में 3,000 से कम वोटों से हार जीत वाली कुल 35 सीटें थीं और 5,000 से कम अंतर वाली 52। साफ है, अगर 5% वोट कटे तो चुनाव परिणाम कैसे पलटा खा जाएंगे। एसआईआर को लेकर अब एनडीए के अंदर ही बवाल मच गया है। टीडीपी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के साथ ही एनडीए के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने असम की जमीन से भी चुनाव में हेरफेर का मुद्दा उठाया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकारों पर, मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के जेल जाने की भी चेतावनी दे दी। कांग्रेस सांसद ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार चुनाव, जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक तमाम मुद्दों को उठाया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने अपने संबोधन में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री खुद को सीएम नहीं, असम का राजा समझते हैं और असम के राजा अडानी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। आज जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, पर उनके दिल में डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डाल देंगे। उन्हें अपने सारे भ्रष्टाचार का हिसाब असम की जनता को देना होगा। राहुल गांधी ने कहा, और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर चुनाव में हेरफेर का मुद्दा उठाया और कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी और चुनाव आयोग ने चोरी किया है। वही काम अब बिहार में भी करने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों को हटाया जा रहा है।
कांग्रेस सांसद ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो काम ये बिहार में कर रहे हैं, वही काम ये लोग असम में भी करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आज पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के उन फैसलों का भी जिक्र किया जो विवादित रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत जीएसटी के समय जो बोला उसका नतीजा सबको दिखा। आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। अरबपतियों के बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख पाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर और निजीकरण है। उन्होंने साफ कहा कि हम इसके खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान असम की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को तमाम मुद्दों पर घेरा। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सहित एक और मांग को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस की इस चिट्ठी से मॉनसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में तो कांग्रेस मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी में पहले से ही जुटी है। वहीं अब सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। यह पत्र संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने चिट्ठी में लिखा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो संसद के आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए। इसके अतिरिक्त हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये मांग उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी है। इसके साथ ही चिट्ठी में पीएम मोदी के 2024 के भुवनेश्वर और श्रीनगर के भाषणों का संदर्भ देते हुए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। मॉनसून सत्र से पहले इस मांग को उठाने से अब इसे संसद में विधेयक के रूप में सामने लाने का दबाव सरकार पर बढ़ गया है। अब इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि तमाम मुद्दों के साथ ये मुद्दा भी संसद में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है, तो मांग बालासोर घटना के लिए न्याय की भी उठ रही है। ओडिशा के बालासोर में बीएड छात्रा की खुद की जान लेने के मामले ने देश भर में सनसनी फैला दी। इस घटना ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इसी सिलसिले में बीजेडी ने बालासोर बंद बुलाने के साथ ही विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन किया। तो क्या कुछ रहा बालासोर बंद को लेकर पूरा घटनाक्रम और क्या है विपक्ष की रणनीति, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बालासोर में छात्रा की जान जाने के मामले को लेकर ओडिशा विधानसभा के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। बीजेडी नेताओं ने बालासोर बंद बुलाया और विधानसभा का भी घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। विरोध बढ़ता देख ओडिशा पुलिस ने पार्टी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा सहित बीजेडी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस ने लोक सेवा भवन के आसपास स्थित राजीव भवन और खारवेल भवन सहित शहर के अन्य सरकारी भवनों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी। दरअसल बालासोर फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज के एक 20 वर्षीय बीएड छात्रा की खुद की जान लेने के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 12 जुलाई को शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने कॉलेज परिसर में अपनी ही जान लेने की कोशिश की थी और भुवनेश्वर के एम्स में इलाज के दौरान 14 जुलाई को उसकी जान चली गई। इस घटना ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी को लेकर बीजेडी ने बालासोर बंद बुलाया और अब राज्य में इसी मामले को लेकर 17 जुलाई को कांग्रेस, बीजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों ने ओडिशा बंद बुलाया है। तो वहीं सुबह राहुल गांधी ने पीड़ित छात्रा के पिता से फोन पर बात की और पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर यूजीसी ने मामले की जांच के लिए 4 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है। बीजेडी ने इस घटना को सिस्टम की विफलता बताया।
तो साथ ही बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी और उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी से इस्तीफे की भी मांग की है। इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य और आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। अब 17 को ओडिशा बंद के दौरान ये मुद्दा और गरमाने वाला है। बालासोर घटना को लेकर माझी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है, तो फटकार एसआईटी को भी लगी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी को जमकर फटकार लगाई और साथ ही महमूदाबाद को बड़ी राहत भी दे दी। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान मामले की जांच करने वाली एसआईटी को जमकर फटकार लगा दी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसी गलत दिशा में जा रही है और उसे डिक्शनरी की जरूरत है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जांच का दायरा प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर तक सीमित है और अब वो विचाराधीन मामले के अलावा किसी भी विषय पर लिखने के लिए आजाद हैं। हम एसआईटी से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य से डिवाइस सीज किए हैं। हम अधिकारियों को बुलाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि एसआईटी पहली नजर में ही गलत दिशा में क्यों जा रही है। उन्हें पोस्ट की विषय वस्तु की जांच करनी थी। हमारे लिए एसआईटी की कार्यवाही के तरीके पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। फिर भी हम उसे अपने 28 मई के आदेश को याद दिलाना सही समझते हैं। वह दोनों सोशल मीडिया पोस्ट की जांच को जल्द से जल्द करे। याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और अपने गैजेट सौंप चुका है, इसलिए हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने के लिए फिर से बुलाना सही नहीं है। एसआईटी को महमूदाबाद से पूछताछ की नहीं बल्कि एक डिक्शनरी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से साफ कहा कि वो ये देखे कि क्या कोई अपराध हुआ है। इसके साथ ही एसआईटी टीम को 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रोफेसर महमूदाबाद की जमानत जारी रहेगी। कोर्ट के फैसले को एसआईटी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, तो झटका मोदी सरकार को भी लगने वाला है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन तैयारियों में जुट गया है, जिसमें मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। इस बार विपक्ष की एकजुटता मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन उन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है जिनसे सरकार लंबे वक्त से बचने की कोशिश कर रही है। तो क्या है विपक्ष की रणनीति, किन मुद्दों पर रहेगा जोर, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन ने संसद में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इंडिया गठबंधन ने आगामी मॉनसून सत्र में कई अहम मुद्दों को उठाने का फैसला किया है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर का है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट है और कांग्रेस की अगुवाई में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल सदन में किसी अहम मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये तय हुआ कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए पहला मुद्दा पहलगाम होगा। सोनिया गांधी ने साफ किया कि पहलगाम के मुद्दे पर पूरे विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे सरकार ने नहीं माना। इसलिए संसद में सबसे पहले इसी मुद्दे को उठाया जाना चाहिए कि पहलगाम हमले में खुद सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई। ऐसे में कौन जिम्मेदार, जवाबदेही किसकी तय हुई। इसके अलावा मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, किसानों की समस्याएं और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 8 नए विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इसमें नया आयकर कानून भी शामिल हो सकता है। सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार का संसद सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। संसद के इस मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर सरकार टेंशन में नजर आ रही है। तो चिंता भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी जताई जा रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार एक के बाद एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने पर तुली हुई है और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यूनुस सरकार ने भारत सरकार की अपील के बावजूद ऐतिहासिक 100 साल पुरानी इमारत को ध्वस्त कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार एक एक करके देश में मौजूद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाती जा रही है। इसी कड़ी में अब उनका एक्शन भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे पर देखने को मिला। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का पैतृक घर गिरा दिया गया है। इसे मैमन सिंह शिशु अकादमी के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार की तरफ से बार बार अपील की गई और सांस्कृतिक महत्व की दुहाई दी गई। इसके बावजूद इस ऐतिहासिक 100 साल पुरानी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया।
भारत इस इमारत को संरक्षित करना चाहता था। इसी के चलते भारत ने बांग्लादेश को इमारत की मरम्मत और पुनर्निर्माण की पेशकश भी की थी, लेकिन ढाका प्रशासन ने भारत की इन सभी गुजारिशों को नजरअंदाज कर दिया। ये वही घर था जहां सत्यजीत रे के दादा प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी और उनके पिता प्रसिद्ध कवि सुकुमार रे रहा करते थे। भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरा अफसोस जाहिर किया, इसे एक सांस्कृतिक क्षति करार दिया। भारत के बार बार के हस्तक्षेप के बावजूद इस धरोहर का मिटा दिया जाना दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के प्रति बांग्लादेश के रवैये पर सवाल खड़े करता है। यह सिर्फ एक पुरानी संरचना का विनाश नहीं है, बल्कि इतिहास का ही सफाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश सरकार अब और कितने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त करेगी। यूनुस सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही कड़वाहट दिखाई दे रही है। इन हालात में दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश से एक और बुरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार चाहती है कि वहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो 5000 स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों को वो बंद कर दे। अब इतने सारे 5000 सरकारी स्कूल्स, उनकी बिल्डिंगें, उनकी ज़मीनें, उनका क्या होगा? क्या वहाँ पर अब मंत्रालय खोले जाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर राज्य सरकारें मंत्रालय धड़ल्ले से खोलने पे, बहुत ज़्यादा तादाद में खोलने पे गौर कर रही हैं। और वहाँ पर जो बच्चे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ कर के घर पर बैठे होंगे, क्या उन मंत्रालयों के बाहर अपना पकौड़ों का ठेला लगाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।